नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लंग कैंसर के बारे में। एक इंसान दिन में कम से कम 20,000 बारी सांस लेता है। लंग्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए। यानी कि लंग्स में जो हमारी ऑक्सीजन आती है वो ब्लड में डिफ्यूज़ होती है और ये ब्लड पूरी बॉडी में रोटेट करके हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। मगर अगर किसी इंसान के लंग्स में प्रॉब्लम आ जाए, कैंसर डेवलप हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो जाती है। लंग फंक्शन जैसे जैसे रिड्यूस होता है, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और इसका ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि लंग कैंसर होता क्या है, लंग कैंसर के टाइप्स क्या होते हैं, लंग कैंसर में हम क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखते हैं और लंग कैंसर में क्या प्रोग्नोसिस रहता है और किस टाइप के स्क्रीनिंग टेस्ट हमें टाइम पे डिटेक्शन करवा के बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि लंग कैंसर होता क्या है। लंग कैंसर किसी भी कैंसर की तरह सेल्स की बीमारी है जो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते हैं। यानी कि आपके सेल्स कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे हमें कारण समझना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे कॉमन कारण आ जाता है वो आ जाता है टोबैको, स्मोकिंग और आपका पोल्यूशन। इसके अलावा हो सकता है कि किसी जेनेटिक कारण से आपके अंदर म्यूटेशन हो जाए और जो आपके लंग कैंसर है, जो आपके लंग के सेल है, वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते रहे। ये यूजुअली जो केसेस आते हैं बहुत लेट आते हैं, सिम्टम्स इसके उतने प्रोमिनेंट नहीं होते और जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। ज़्यादातर पेशेंट स्टेज 3 या 4 में डायग्नोज होते हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉपर ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हमें ये जानना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है कि हम टाइमली डायग्नोसिस करें और टाइमली ट्रीटमेंट करें। नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है वो है कि लंग कैंसर के टाइप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमारी दो मेजर डिविजन्स आ जाती है। एक आपके आ जाते हैं स्मॉल सेल कार्सिनोमा और एक आ जाते हैं नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। अब आपके नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा में भी आगे डिवीजन हो जाती है, जैसे कि एडिनो कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा। यूजुअली एडिनोकार्सिनोमा सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप होती है, खास करके जो नॉन स्मोकर्स में देखी जाती है। यानी कि जो लोग स्मोक नहीं करते हैं, यूजुअली उनके ज़्यादातर केसेस जो होते हैं वो एडिनोकार्सिनोमा के ही होते हैं। ये जो आपके मेजॉरिटी केसेस है जो नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, ये करीब करीब आपके 80 से 85% केसेस होते हैं। मगर 10-15% केसेस वो होते हैं जो आपके स्मॉल सेल कार्सिनोमा में फॉल करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव और डेंजरस टाइप है। ये ज़्यादातर उन केसेस में देखी जाती है जो आपके स्मोकर्स होते हैं। यानी कि अगर कोई स्मोकिंग करता है या तो उसे स्मॉल सेल कार्सिनोमा होने के ज़्यादा चांसेस हैं या फिर लार्ज सेल कार्सिनोमा होने के ज़्यादा चांसेस है, जो कि हमने नॉन स्मॉल सेल में टाइप में देखी है। ये दोनों ही बहुत अग्रेसिव हैं, बहुत तेज़ी से फैलते हैं और इनको पकड़ते-पकड़ते काफ़ी देर हो जाती है। यानी कि जब तक ये डायग्नोज़ होते हैं तब तक यूजुअली मेटास्टेसिस हो चुका होता है। यूजुअली ये स्प्रेड हो चुके होते हैं और इनका ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं रहता है। अब हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट के 5 मेजर कैटेगरीज़ आ जाती है अगर हम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में देख रहे हैं तो। पहली कैटेगरी है हमारी सर्जरी, यानी कि अगर ट्यूमर आपका बिनाइन है, अभी ज़्यादा नहीं फैला है, तो सर्जरी से उसको रिमूव किया जा सकता है। यहाँ पे हमें बस ध्यान यही रखना है कि सर्जरी के बाद मार्जिन्स क्लियर हों और हम फिर भी रेगुलर एक टेस्ट करवाते रहें, अपने डॉक्टर ने जो आपके लिखे हैं वो टेस्ट करवाएँ, ताकि कोई भी रिकरेंस का चांस ना बचे। अगर कोई केस सर्जरी से सॉल्व हो सकता है, रिज़ॉल्व हो सकता है, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहती है स्टेज 1, स्टेज 2 कैंसर्स में। इसके बाद हमारे एक ऑप्शन आ जाती है कीमोथेरेपी की, यानी कि अगर कैंसर थोड़ा फैल चुका है, उसको श्रिंक करवाना है या ट्रीट करना है, तो कीमोथेरेपी देनी पड़ जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है रेडियोथेरेपी की, जो फिर से एक हमारा टाइप ऑफ ट्रीटमेंट आ गया कन्वेंशनल का, जिसके अंदर हम उसको रेडिएशन देते हैं सेल्स को और सेल्स को इस तरीके से हम ख़त्म कर देते हैं। मगर आजकल चीज़ें एडवांस हुई है, मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुई है और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में हमारे पास 2 और ऑप्शंस आ जाती हैं। इसमें पहली ऑप्शन है इम्यूनोथेरेपी की, यानी कि एक इंसान के इम्यून सेल्स को बूस्ट करना और उनको ट्रेन करना आइडेंटिफाई करने के लिए कैंसर सेल्स को। यूजुअली ऐसा होता है कि जो आपके कैंसर सेल हैं वो डिस्गाइज में रहते हैं, वो बॉडी की सेल की तरह ही बिहेव करते हैं आपके इम्यून सेल के सामने।
यानी कि जब आपके इम्यून सेल उनको अटैक करने आते हैं तो वो आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते हैं और उनको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इम्यूनोथेरेपी में स्पेशल इम्यून सेल को ट्रेन करके या फिर उनके अंदर इंड्यूस करके उनको ट्रेन करा जाता है कि वो उन कैंसर सेल्स को भी आइडेंटिफ़ाई करके डिस्ट्रॉय कर दें। और लास्ट में आ जाती है हमारी टारगेटेड थेरेपी। यानी कि इसमें हम कोई स्पेसिफिक म्यूटेशन देखते हैं कि क्या कोई स्पेसिफिक म्यूटेशन है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो टारगेटेड थेरेपी दे के बिना पूरी बॉडी के नुकसान के मिनिमल साइड इफेक्ट के साथ कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर हम आयुर्वेद में देखते हैं तो काफ़ी सारी ऑप्शंस यहाँ पे भी आ जाती हैं। बहुत सारे एंटी कैंसर हर्ब्स होते हैं और आप फॉर्मुलेशंस भी ले सकते हैं जैसे कि कैंसरटीन या ऑन्कोटीन। मगर मैं रेकमेंड करूँगा कि कोई भी अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले रहे हैं तो आप एक प्रैक्टिशनिंग आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप हमारे क्लिनिक पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें, क्योंकि वही आपको प्रॉपर डोजेज बता पाएंगे और ये बता पाएंगे कि कौन सी मेडिसिन आपके केस में सूट करेगी। जैसे कि कैंसर टीम हो सकता है कि अर्ली स्टेजेस में आपको प्रिस्क्राइब करी जाए, जबकि ऑन्कोटीम थोड़ी लेटर स्टेजेस में, एडवांस स्टेजेस में आपको प्रिस्क्राइब करी जा सकती है अलॉन्ग विद आपके कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लंग कैंसर को समझा कि लंग कैंसर होता क्या है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, क्या उसमें ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। पर यूजुअली जितने भी लंग कैंसर के पेशेंट होते हैं वो काफ़ी लेट स्टेज में आते हैं। यूजुअली ऐसे केसेस में जो लंग के अराउंड फ्लूइड कलेक्शन हो जाती है तब जाके पेशेंट डायग्नोज होते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे आके एक पेशेंट को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में और ऐसी स्टेज में उसको पूरा ठीक करना या प्रॉपर ट्रीटमेंट देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। यहाँ पे कई बारी फ्लूइड ड्रेनिंग भी करवानी पड़ती है, क्योंकि इंसान को सीढ़ियाँ चढ़ने में या नॉर्मल वॉकिंग में भी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जल्दी से जल्दी लंग कैंसर को डायग्नोज़ करें। डायग्नोज़ करने के लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट नहीं है जो हम करवा सकें, पर यहाँ पे हम काफ़ी लो डोज़ सीटी स्कैन करवा सकते हैं जो कि हमारा डायग्नोज़ करके दे सकता है। ये स्पेशली मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगा जिनके घर में कैंसर के या तो केसेस हों या फिर 40 या 50 उम्र के बाद आपको ये करवा लेना चाहिए साल में एक बार। अगर हम अपने सिम्पटम्स इग्नोर कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में काफ़ी ज़्यादा मेजर डेंट डाल सकती है। अगर किसी पेशेंट का स्टेज 1, स्टेज 2 में डायग्नोज़ होता है तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि सर्जरी से ठीक हो जाए, या फिर ट्रीटमेंट से भी जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट आता है वो 60% से ज़्यादा पेशेंट्स का आता है। मगर यहीं पे अगर आपका मेटास्टेसिस हो गया है, कैंसर फैल गया है बॉडी में, तो मेटास्टेसिस होने की वजह से सर्वाइवल काफ़ी डाउन आ जाता है, कई बारी 10% से भी डाउन आ जाता है, खास करके स्मॉल सेल कार्सिनोमा केसेस में। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अपने सिम्पटम्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, कोई चेस्ट में पेन हो रहा है, आपको लंग्स के अराउंड कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप इसमें देरी करते हैं, अगर आप इसमें ये सोचते हैं कि खर्चा हो जाएगा, तो बाद में जाके आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, खर्चा भी ज़्यादा होगा और डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा आएगी। आप लोग अपना ख़्याल रखें और अपडेटेड रहें, ख़ास करके इन चीज़ों के बारे में जो बहुत डेडली डिज़ीज़ेज़ होती हैं, इनके बारे में हमेशा अपने आप को अपडेट रखें। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।